अब हम जो चर्चा कर रहे हैं 1859 से और 70 की चर्चा जो करेंगे, वह कैसे कैसे युद्ध हुआ और एक एक करके राज्य इटली को में मिलते गए, यानी इटली अपने में मिलाता गया। हम फेज वाइज उसकी चर्चा करना चाहते हैं और या फेज वाइज हम लोग इसको देखेंगे। जो फर्स्ट फेज है इटली का, वह होता है 1859 में। 1859 में इटली ऑस्ट्रिया पर, ऑस्ट्रिया और इटली का युद्ध होता है और फ्रांस की सेना इटली की तरफ से युद्ध में के मैदान में उतरती है और इटली जीत की शुरुआत करता है। और इसी क्रम में लुम्बार्डी, जो 1815 के समय में वियना कांग्रेस में लुम्बार्डी को जो अपने में मिला लिया था ऑस्ट्रिया ने, उसको क्या किया, अब छुड़ा लिया उससे। तो पहली सफलता, पहली यूनिफिकेशन का फर्स्ट फेज में जो अब 3 हो गए, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट और लुम्बार्डी, ये तीनों मिलकर के तीनों एक हो गए। लेकिन जो भी कारण रहा हो, युद्ध के बीच में ही फ्रांस की सेना वापस लौट जाती है और वेनिस जो उसका प्रांत रहता है, 2 प्रांत जो ऑस्ट्रिया के अंदर में था, लुम्बार्डी और वेनिस, तो लुम्बार्डी तो आ गया लेकिन वेनिस अब भी उसके यानी ऑस्ट्रिया के अंदर नहीं रहा। छात्रों, क्योंकि उस समय में मेटरनिक, उस समय में जो ऑस्ट्रिया था वह बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए ऑस्ट्रिया वाला भी समझा कि चलो जब एक से ही सही, लेकिन अब वह अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाना शुरू कर दिया कि अब वेनिस को नहीं छोड़ेंगे। अब हम चर्चा करते हैं उसके आगे कि अब जो सेकंड फेज की हम चर्चा करेंगे 1860 की, इसमें 2 घटना घटती है। अब देखिए था क्या, ब्रिटेन और फ्रांस इसका साथ दे रहा था, लेकिन अब साथ तो दे रहा था, लेकिन बार बार आप किसी के पास जाइए तो आप कोई आदमी आपकी मदद अनावश्यक नहीं करेगा। अब क्या हुआ, जो छोटे छोटे 3 स्टेट थे जिस पर ऑस्ट्रिया के परमा, मोडेमा और टस्कनी, ये जो 3 छोटे छोटे स्टेट थे, वो तीनों पर ऑस्ट्रिया के सामंत राज्य करते थे। अब इन तीनों पर जो राज्य करते थे, तीनों की जो मिडिल क्लास के, तीनों राज्यों में जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो सार्डिनिया पिंडमॉन्ट के यानी काउंट काबूल और विक्टर एमेनुअल सेकंड से जो प्रभावित थे, वे लोग उनकी ओर देखने लगे। तो काउंट काबूल ने कहा तुम लोग आंदोलन करो, और इटली में जब आंदोलनकारी था तो पुनः उनको ऑस्ट्रिया दबाना चाहा, लेकिन काउंट काबूल साहब चले गए फ्रांस और ब्रिटेन, और फ्रांस के राजा को कहा, वहां कौन थे, फ्रांस में उस समय में नेपोलियन थर्ड वहां शासक थे। उन्हें यह कहा कि भाई इस तरह की परिस्थिति है, जनता चाह रही है और उसको जबरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बाहरी हस्तक्षेप है। ब्रिटेन ने अनाउंस कर दिया कि किसी बाहरी आदमी उसमें हस्तक्षेप नहीं करे, बाहरी हस्तक्षेप की वहां जरूरत नहीं है। और जब ऑस्ट्रिया गया था कहने, तो ऑस्ट्रिया की बात ही नहीं सुना, तो फेवर तो किया निश्चित रूप से। और उसने क्या किया,
तो जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के साथ ही अब परमा, मोडेमा और टस्कनी, यह तीनों राज्य पुनः फिर पिडमोंट सार्डिनिया में मिल गए। तो अब कितने हो गए? पिडमोंट सार्डिनिया, लुम्बार्डी, परमा, मोडेमा और टस्कनी, यह तीनों यूनिफाई हो गए, एक जगह चले आए। यह हमारा था सेकेंड फेज। इसी के अंतर्गत एक बहुत बड़ी, अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी समस्या थी। जो दक्षिण का नेपल्स स्टेट था, नेपल्स स्टेट के जो शासक थे, जो राजा था, वह जो फ्रांस के नेपोलियन III का भांजा था और बुर्बोन डायनेस्टी का था। तो एक तरफ फ्रांस का राजा का भांजा वहां शासन करना है, दूसरी तरफ विक्टर एमेनुअल साहब को उसको अपने में यूनिफाई कराना है। फ्रांस के बल पर ही यह किस तरह की समस्या थी, यह कोई साधारण आदमी नहीं करा सकता था, एक महान डिप्लोमेट ही करा सकता था, और इसको उन्होंने किया। अब उसने याद किया मैजनी और गैरीबाल्डी साहब। गैरीबाल्डी साहब को एक सुदृढ़ आर्मी के साथ वो अपना वहां आर्मी, मतलब उनके द्वारा जो ट्रेंड किया गया आंदोलनकारी था, सशस्त्र आर्म के साथ वह गया वहां, और नेपल्स स्टेट को स्वतंत्र करा गया। यानी बुर्बन डायनेस्टी के जो उनका भांजा शासन करता था, उनको खदेड़ दिया वहां से। खदेड़ तो दिया, लेकिन नेपल्स स्टेट को एक अलग गणतंत्र रिपब्लिक के रूप में वह देखना शुरू किया। अब तो उल्टा पड़ गया इनको काउंट करो साहब। यह तो भेजे थे किस लिए? इसमें यूनिफाई करेंगे, वह कहेंगे नहीं, एक अलग स्टेट होगा, रिपब्लिक होगा। अब वहां फिर यह अपनी चाल चलते हैं। अब फिर गए फ्रांस गए, कहे कि आपके भांजा को देखिए, उसने हटा दिया वहां से। अब हम अपनी सेना वहां ले जाना चाहते हैं और यूनिफाई करना चाहते हैं, आपकी मदद की हमको जरूरत है। अब दोनों समझी थे, दोनों स्टेट, तो आपस में मिलाप तो था ही। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? तो कहा कि आपकी सेना जो सेंट्रल स्टेट में है, जहां पोप का शासन था, उस होकर के हमको जाने का रास्ता सेना को दे दीजिए, और वहां हम उसको यूनिफाई करना चाहते हैं। और फ्रांस मान गया। और क्या किया उसने? तो गैरीबाल्डी के नेतृत्व में जो उसका रिपब्लिक था, उसको भी काउंट काबूल साहब ने अपनी सेना को भेजकर और यूनिफाई कर। तो अब ऊपर वाला नेपल्स तक, अब नेपल्स स्टेट को भी अपने में यूनिफाई कर। अब केवल आप देख सकते हैं, जहां जो पेपल्स स्टेट था, जहां पोप साहब शासन करते थे, वहां इसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, उसको यूनिफाई कराना। छात्रों, अब मैं चर्चा करता हूं थर्ड फेज की, यानी 1866 की। देखो 1866 में प्रसा, यानी वहां के चांसलर थे, वो भी बहुत ही महान डिप्लोमेट और साहसी व्यक्ति था, ऑटोमान बिस्मार्क। वे भी जर्मनी के एकीकरण में व्यस्त थे, और जर्मनी को एकीकरण जितना जल्दी हो वो करना चाहते थे। तो जर्मनी के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया
हस्तक्षेप करता था। तो इसी बीच विक्टर इमैनुअल सेकंड ऑटोमान बिस्मार्क साहब से मिले और मिल करके अपनी बात बताया कि मेरे साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उसका दुश्मन हुए थे और इनका दोनों का माने दुश्मन एक दूसरे का था, जिसके कारण विक्टर इमैनुअल सेकंड को मौका मिल गया। मौका कैसे मिला? जब प्रसा की सेना ऑस्ट्रिया के सेना के साथ युद्ध में आई, जिसको बैटल ऑफ सेडोवा कहते हैं, और बैटल ऑफ सेडोवा होलेस्टीन नामक जगह पर लड़ी गई। इसी क्रम में मौका पाकर विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपनी सेना वेनिस में भेजा और भेजने के बाद वेनिस को भी यूनिफाई करा। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के जंग के बीच फायदा किसको हो गया? इटली को हो गया, और इटली अपने वेनिस को उससे छुड़ा लिया। अब जो चौथा फेज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहां दुधारी तलवार पर चलने लायक स्थिति थी। एक तरफ फ्रांस उसकी सेना पोप के संरक्षण में रहती थी, और उस स्टेट को भी यूनिफाई करना है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंध और सार्डिनिया, पिडमॉन्ट और फ्रांस दोनों राष्ट्र एक दूसरे के समधी हैं। अब कैसे इसको यूनिफाई किया जाए? लेकिन बहुत ही सधे हुए डिप्लोमेट की तरह विक्टर इमैनुअल सेकंड साहब भी काम करते हैं, और उन्होंने देखा कि अब क्या किया जाए। मौका की तलाश में थे ही फ्रांस के साथ प्रसा का युद्ध होता है, और युद्ध के समय में जो सैनिक इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, सबों को एक जगह एकत्रित कर, दूसरे देशों में भी रहता है, उसे एक जगह बुलाया जाता है। उसी क्रम में रोम से भी फ्रांस ने अपनी सेना को बुलाया और इनको मौका मिल गया। विक्टर इमैनुअल सेकंड को इसने क्या किया? तो रोम में अपनी सेना भेज दी, लेकिन उसने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया कि रोम फ्रांस हमसे पूरी तरह नाराज न हो। इसलिए उन्होंने क्या किया? फ्रांस को 10 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई का जो क्षेत्र था वह पोप साहब के शासन के लिए छोड़ दिया। रोम को यूनिफाई कर लिया और रोम को अपनी राजधानी बना दिया। इससे क्या हुआ? रोम की जो प्रजा थी, जो उसके समर्थक थे पोप को, वह भी खुश, और जो कॉमन पीपल था, जिसमें कॉमन आइडेंटिटी का प्रबोध हो चुका था, ज्ञान हो चुका था, वह भी खुश। यानी अधिकांश जनता यूनिफिकेशन चाहता था, वह भी हो गया, और जो पोप के साथ रहना था वह भी खुश। आज भी तो वेटिकन सिटी के रूप में, एक पवित्र स्थल के रूप में वह स्टेट है। तो यह अंतिम, यही चौथा फेज में रोम को राजधानी बनाकर यूनिफाइड सभी स्टेटों को यूनिफाई कर रोम को राजधानी बनाकर एकीकृत इटली का निर्माण हुआ, और यही है हमारा इटली का एकीकरण। अब छात्रों, कुछ हम होमवर्क की चर्चा करते हैं। जो तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ फॉलोइंग
in Italian unification। तो तुमको विस्तृत चर्चा मैंने की है काउंट काबू साहब के संबंध में, विश्व के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट थे, इनकी चर्चा करनी है। मेजनी साहब, तुमने देखा कि कॉमन पीपल में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मेजनी साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया और जिसका परिणाम हुआ कि इटली यूनिफाई हुआ। गैरिबाल्डी साहब दक्षिण के स्टेट को यूनिफाई करने में, रिपब्लिक बनाने में बढ़ा दिया, लेकिन भले ही वह रिपब्लिक नहीं हो सका जो उनका सपना था, लेकिन इटली एक समृद्ध और यूनिफाई कंट्री के रूप में विश्व के रंगमंच पर उभर कर आया। तो उसमें गैरिबाल्डी साहब के कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भुलाया जा सकता। सेकंड, तो अलग अलग जो इसका यूनिफिकेशन में इनका क्या रोल रहा है, इस पर अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, इटली वाज बोर्न इन द मड ऑफ क्रीमिया। कमेंट, इस पर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र क्वेश्चन पूछता है। मैंने बताया था कि क्रीमिया के बाद न होता, उसमें सैनिक नहीं भेजते, इन सारी बातों की चर्चा करना है। तो इन्हें, यही था हमारा इटली का एकीकरण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त